गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की क्लास में। और पूरे एंगस्ट्रम टीम की तरफ से, पूरे एंगस्ट्रम क्लासेस की तरफ से और स्पेशली मेरे साइड से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्लास 7 के बच्चों तो तैयार हो ना। आज के क्लास को हम लोग बहुत ही इंगेजिंग बनाए रखेंगे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को याद होगा, हमने जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को स्टार्ट कर दिया था, है ना, जिसमें हम लोग देखे थे कि आपका हिमालयन रेंजेस वगैरह और हिमालयन रेंजेस के पूरे कहानी, पूरे सिनेरियो को हम लोग बहुत ही बारीक तरीके से समझे थे। अगर मैं आपको ले चलूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, मैंने क्लास स्टार्ट किया था, है ना। ये था आपका पूरा फैक्ट जहां पे हमने बताया था जोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या क्या है, बेसिक फैक्ट्स हमने हमने डिस्कवर किया था। इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट क्या था वो हमने बताया था। मैं 2 मिनट का टाइम लेके आपको रिकॉल करा देता हूँ। हिमालयन रेंजेस को हमने देखा था। हिमालयन रेंजेस क्या है, इंडियन और यूरोपियन प्लेट के मतलब आप देखोगे कि टकराने से जो है एक हिमालयन रेंजेस का बहुत ही वाइड रूप में एक निर्माण हुआ था बच्चों। तो आपने इन सभी चीजों को देखा था। हिमालयन रेंजेस जो है बहुत सारी पेरेनियल रिवर्स की सोर्सेज भी कहलाती है। हिमालयन रेंजेस में 3 मेजर जो आपके रेंजेस हैं, एक हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों। उसके बाद हमने इन सभी के फीचर्स को देखा था। माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू टूरिस्ट प्लेस हिमाचल रेंजेस वाला है, और फुट हिल जो है आपका शिवालिक वाले रेंजेस को कहते हैं। इन सभी चीजों को देखा था, ग्रीन रीच इंडिया वगैरह वगैरह। ये सब आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे बच्चे। पिछली क्लास में हमने समझ लिया था कैसे कैसे जो था एक पूरा अर्थ का जो जब सभी लैंड आपस में बराबर थे तो उसको, उस लैंड को कहा जाता था पैंजिया लैंड। जब ये नॉर्दर्न और साउदर्न में टूट गया तो ये कहलाया नॉर्दर्न वाला लॉरेंसिया, और नीचे वाला सदर्न वाला आपका गोंडवाना लैंड। मैंने हर एक चीजों को बताया था कैसे कैसे जो है आपका कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म तरीके से चीजें प्लेट टेक्टोनिक से वर्क करती हैं। मैंने इन सभी चीजों को डिस्कस किया था। और मैंने बहुत सारी पेरिनियल रिवर्स के बारे में बताया था। फिर आपका पोलर रीजन किस तरीके से बिल्ड हुआ, नेचुरल बैरियर के तरीके से किस तरीके से काम करती है हिमालय रेंजेस, वो मैंने बताया था, है ना। हिमालय क्या है, नॉन पेरिनियल रिवर किस तरफ है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, इन सभी चीजों को हमने डिस्कस किया था बच्चों। तो आज के क्लास में हमने, आज पहला क्लास जो है मैंने स्टार्टिंग में, बच्चों आप लोग याद कीजिए, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि हमारा क्लास कुछ इस कदर तरीके से इस पूरे जर्नी को कवर करेगा, जहाँ पे आप पैरेलल लर्निंग के साथ साथ वर्टिकल लर्निंग करोगे, है ना बच्चों। हम लोग पहले पैरेलल लर्निंग पे जाएंगे। हमने पैरेलल लर्निंग को डिस्कस कर लिया है। पैरेलल चीजों में हमने क्या क्या, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। लेक्चर 1 आप लोग अगर देख पा रहे होगे तो हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया, फिर लेक्चर 1 लिया, फिर लेक्चर 2 लिया, और फिर लेक्चर ये हमारा आज आई थिंक 3 है ना। इंट्रोडक्शन क्लास को छोड़ के ये लेक्चर 3 है बच्चों। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि पैरेलल में हमने चीजों को देखा कि हम लोग के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जब पैरेलल लर्निंग को कवर कर रहे हैं तो अब वर्टिकली डीप डाइव कर रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को उठा के, हर एक टॉपिक को उठा के बच्चों। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए। आज का टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है आप कह सकते हो कि ये, आप उसको कह सकते हो द प्लेन्स ऑफ, द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस। ये भी आप कह सकते हो बच्चों, है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स को। अब नॉर्दर्न प्लेन्स का जो है आप लोग, मैं इसके बारे में पूरा कहानी बताऊंगा। ये नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, कैसी चीजें काम करती है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंस इसके क्या क्या है, इन सभी चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो जैसा कि अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं बच्चों, आप लोग इंडिया का मैप बनाना सीखिए मेरे साथ साथ कैसे हम लोग इंडिया का मैप डिजाइन करते हैं।
तो देखिए बच्चों, ये हो गया इंडिया का मैप, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना। और इंडिया के मैप में अगर हम लोग बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स एग्जिस्ट करती कहाँ है बच्चों, आप लोग बताइए। ये है बच्चों आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है ना। अब बैकग्राउंड में समझिए पहले कि चीजें नॉर्दर्न प्लेन्स बनती कैसे है ना। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में, आप लोग तीन हिमालयन रिवर को देखोगे, पेरेनियल रिवर जिसको आप लोग कहते हो। तो इस तरीके से इंडस इंडस रिवर, गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना बच्चों। तो ये तीन रिवर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो अब जब तीन रिवर्स बने, तो ये तीन रिवर हिमालय से ओरिजिनेट हो रहे हैं बच्चों। तो हिमालय रेंजेस से तीनों रिवर ओरिजिनेट होने के बाद ये अपने साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेडिमेंट्स लाते हैं। आप सबको पता होगा कि जब भी कोई नदी बहती है तो अपने साथ साथ बहुत सारी सेडिमेंट्स को वो लाती है और ला करके अपने बैंक्स पे वो उसको डिपॉजिट करते चली जाती है। तो जब भी नदी का स्पीड जब तेज होता है तो वो अपने साथ साथ सेडिमेंट्स को पूरे तरीके से मिक्स आउट करके वो जर्नी को कवर करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है। जब उसका स्पीड स्लो होता है तो वो धीरे धीरे, जब आप देखोगे तो वो अपने सेडिमेंट्स को अपने बैंक्स पे वो डिपॉजिट करते चली जाती है। और ये इतने करोड़ों साल से हिमालयन रेंजेस, मैंने बताया 50 मिलियन ईयर अगो, तो जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उस टाइम से नदियां भी बहती चली आ रही होंगी बच्चों, उसके कुछ टाइम के बाद से। तो लगातार जब उस टाइम से नदियां बहती आ रही है तो सोचो कितने सेडिमेंट जो है नदियों ने डिपॉजिट किया होगा। तो अपने इस पूरे रीजन में मेनली आप देखोगे, ये आपका पूरा जो है, आप देखोगे कि यहाँ पे इसके आप देखोगे कि ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां भी हैं, है ना। तो इसके जो आप हेल्पिंग रिवर के रूप में आप जानते हो तो बहुत सारी हेल्पिंग रिवर है, यमुना, फिर चंबल, केन, बेतवा। आप बिहार में भी गंगा के में बहुत सारे, सोन, बूढ़ी गंडक, गंडक, इस तरीके से आप देखोगे बिहार में भी बहुत सारे रिवर्स है, यूपी में भी बहुत सारे रिवर्स हैं ट्रिब्यूटरीज के रूप में। तो ये सारे रिवर्स, मेन रिवर्स और ट्रिब्यूटरी रिवर्स, तो सब अपने साथ सेडिमेंट्स को गैदर करके और डिपॉजिट करती है बैंक्स पे। और यही बैंक धीरे धीरे बढ़ते 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 डिपॉजिट होते होते एक बहुत ही वाइड रूप में नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हो चुका है बच्चों, ठीक है। और ये जब नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है बच्चों, तो ये क्या होता है इसमें कि रिवर के सेडिमेंट्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप देखोगे कि आप देखोगे कि उसमें बहुत ही वो फर्टाइल होता है। उसकी जो सेडिमेंट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि हिमालय से बहती आ रही है, कितने ऑर्गेनिज्म, कितने जो है आप देखोगे क्रिएचर, जड़ी बूटी, इन सभी का मिक्सचर जो है इस पानी के साथ साथ में सेडिमेंट्स में पूरे तरीके से फैल जाता है। जब ये फैलता है तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि आप कोई भी अगर इसमें फसल आप बोओगे तो वो बहुत ही बेटर तरीके से प्रोडक्शन होगा उसका। तो इस तरीके से पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में आप देखोगे मेनली पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, फिर आपका बंगाल, फिर आपका जो है आप उसके आसपास के जितने भी रीजन है आप देख लो, पूरा जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स वाले ही रीजन आते हैं। इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, अगर हम लोग रीजन की बात करें तो रीजन में कौन कौन से स्टेट आपके शामिल होंगे, पंजाब,
हरियाणा, बिहार, यूपी, है ना। तो ये मेनली आपके मेजर जो है आपके रीजन है, जो काफी ज्यादा नॉर्दर्न प्लेन से ही बने हुए हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में ही आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ही कहलाते हैं। अब जब इन सब रीजन को आप देखोगे तो आप देखोगे पंजाब जो है एग्रीकल्चर के मामले में इंडिया में टॉप लेवल पे आता है ना, टॉप पे आता है प्रोडक्शन के मामले में। पंजाब में काफी ज्यादा गेहूं और चावल की खेती की जाती है। हरियाणा भी कुछ कुछ बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर स्टेट है। बिहार भी आप देखोगे कि 60 to 70% जो है इसका ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का वो मेन है, जो आपका एग्रीकल्चर या फार्मिंग ही कहते हैं आप लोग। और यूपी वाले इलाके में भी पूरा आपका एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस किया जाता है अधिकतर जनसंख्या के द्वारा, पॉपुलेशन के द्वारा। तो ये मेन मेन आप देखते हो कि ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है। समझ गए बच्चे। अब आते हैं, हमने समझ गया इसका कैसे ये आपका निर्माण होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन की हमने बात कर ली। अब देखो बच्चों, चूंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं लिखवा नहीं सकता, आप लोग को बोलूंगा तो आप लोग उसको समझ करके आप अपने हिसाब से आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसमें नोट करते जाइएगा। मेरी जो भी बात होगी आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग देखोगे कि इतने सारे रिवर्स के थ्रू सेडिमेंट्स जमा होने के साथ ही नॉर्दर्न प्लेन का जो है फॉर्मेशन हुआ है बच्चों। अब आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के इम्पोर्टेंस में। आपने समझ गया, तो इम्पोर्टेंस इसके क्या है बच्चों। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो आप लोग बताइए इम्पोर्टेंस क्या होगा। इम्पोर्टेंस में अगर आप लोग लिखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा आपका ये फ्लैट लैंड है। फ्लैट फ्लैट मतलब क्या होता है, समतल, है ना। फ्लैट लैंड एंड फर्टाइल लैंड। ठीक है बच्चों। दूसरा इंपॉर्टेंस में यहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जिसको आप लोग जलोढ़ मृदा भी बोलते हो, जलोढ़ मृदा। फिर तीसरा आपका, आप देखोगे यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन रहती है। वाइड प्रैक्टिस फार्मिंग, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है यहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, या फिर एग्रीकल्चर आप लोग बोल सकते हो। इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं। लाइफ यहाँ पे काफी ज्यादा इजी है बच्चों। अब बताइए, जैसे आप लोग इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं, जैसे लाइफ इजी कैसे होगा, तो फार्मिंग तो हो ही रही है, सिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन आप देखोगे कि काफी ज्यादा मात्रा में होता है, वाटरवेज है। तो ये सभी आपके लाइफ को इजी बनाने के मेथड है। अब समझिए धीरे धीरे एक एक इम्पोर्टेंस को। फ्लैट लैंड एंड फर्टाइल लैंड हम लोग कह सकते हैं इसको, फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड। तो बच्चों आप लोग ये बताइए, ये लैंड जो है काफी फर्टाइल है और फ्लैट है, आप सभी को पता है। तो जब फ्लैट लैंड होगा तो क्या होगा, वहां पे आपको
एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी, काफी ज्यादा आसान होगा। क्योंकि अगर फ्लैट ऊबर खाबर है, फ्लैट पहाड़ है, सॉरी आपके लैंड पहाड़ है, ऊबर खाबर है, तो एग्रीकल्चर आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे, या फिर आप पॉपुलेशन को सही तरीके से बिल्ड नहीं कर पाओगे, आप सिटीज नहीं बना पाओगे, आप इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाओगे। आपको एक समतल जमीन की जरूरत पड़ती है जहाँ पे आप बेटर तरीके से आप अपने लाइवलीहुड को परफॉर्म कर पाओ बच्चों, है ना। जिसमें आप लोग बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप अवेल करा सकते हो लोगों के लिए, आप बेटर सिटीज बना सकते हो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, वाटरवेज की कनेक्टिविटी जो है इस एरिया में काफी ज्यादा बेटर हो सकती है। तो ये आप देखते हो, ये एक खासियत है। तो फ्लैट लैंड तो समझ गए, वाटर फ्लैट लैंड और फर्टाइल लैंड। अलूवियल सॉइल क्या है? जलोढ़ मृदा कहते हैं हम लोग इसको। काफी ज्यादा मात्रा में अलोढ़ मृदा, जो आपके सेडिमेंट, नदियों के सेडिमेंट से जो भी लैंड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग अलूवियल सॉइल बोलते हैं। ये फार्मिंग एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना बच्चों। डेंस पॉपुलेशन यहाँ पे निवास करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के किस पार्ट में रहती है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपके नॉर्दर्न पार्ट में ही, नॉर्दर्न प्लेन्स में ही जो पॉपुलेशन रहती है। क्योंकि लैंड है फ्लैट और फर्टाइल है, तो यहाँ पे रहने, खाने, पीने, जीने, ट्रैवल करने, तो हर एक चीज की सुख सुविधा यहाँ पे भरी पड़ी है। जिस हिसाब से यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट में आप देखोगे कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है डेंस रहती है, घनी आबादी। वाइड प्रैक्टिस फार्मिंग, तो वाइड लेवल पे यहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। क्योंकि मैंने बताया कि नॉर्दर्न प्लेन्स में अलूवियल सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ के जो सॉइल है वो काफी ज्यादा मिनरल्स रिच है। मिनरल रिच मतलब खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट है ना। तो इसलिए यहाँ पे फार्मिंग जो है काफी ज्यादा वाइड लेवल पे प्रैक्टिस की जाती है, मैंने अभी भी बताया। इसको हम लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन बनते हैं। इंडो इट मीन्स इंडस रिवर से, और गैंगेटिक मतलब गंगा रिवर से। ये दो मेनली रिवर से ही बनती है। मैंने इंडस रिवर के बारे में पहले बताया था। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है बच्चों, तो ये आपके इधर से बहुत सारी नदियां जो हैं ये इस तरीके से बहती हैं। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 6 नदियों का समूह है। 3 नदियों का एक्सेस जो है पाकिस्तान के पास है, और 3 नदियों का एक्सेस जो है हमारे पास है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जाना था। तो इस तरीके से इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इसको बोलते हैं। और यहाँ पे लाइफ काफी इजी है, फार्मिंग आप बेटर तरीके से कर सकते हो, सिटीज बेटर तरीके से बिल्ड हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज की सुविधा बहुत है, और इंडस्ट्रीज वगैरह जो है आप मेजर मेजर देखोगे। ठीक है बच्चों, अब वाटरवेज को थोड़ा हम लोग समझते हैं आज के प्रेजेंट और टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप गंगा वाले रीजन में आप देखोगे तो गंगा जो है गंगोत्री से निकल करके पूरे यूपी, प्रयागराज, बिहार, पटना, भागलपुर, तो इन सब को कवर करते हुए बंगाल, इन सब को कवर करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाते हैं। तो लगभग लगभग आप गंगा का जो आप देखोगे जर्नी, तो बहुत ही लंबा है, बहुत ही लॉन्ग है ना। तो अब मान लो कि किसी को यहाँ से ट्रैवल करना है, यहाँ से चलना है और यहाँ पे जाना है, बंगाल के कलकत्ता शहर में जाना है। तो आप मान लीजिए, या फिर बिहार के भागलपुर में जाना है, या पटना में आना है, तो आप कैसे जाओगे? या तो आप फ्लाइट पकड़ लोगे, या तो आप ट्रेन के जर्नी से जा सकते हो। लेकिन बच्चों ये जान के आपको हैरानी होगी कि हमारा वाटरवेज जो है अभी उतना डेवलप नहीं है, खासकर नदन साइड में। अब ये कह सकते हैं हमारे लिए कितना रिडिकुलस चीज है कि हम लोग इस मॉडर्न एज में रह रहे हैं, जहाँ पे यूरोपियन कंट्री में आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में वाटरवेज डेवलपमेंट वहाँ पे है। लोग अपने नदियों को इतना साफ रखते हैं, और इतना ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो बेटर है कि बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है वहाँ पे, होता है वहाँ पे। लेकिन हमारे इंडिया रीजन में गंगा का जो आप देखोगे पानी, वो एक तो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और दूसरा देखोगे आप कि वाटरवेज की अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। क्योंकि
एक नेशनल वाटरवेज बोला जाता है कि जो आपका पूरे गंगा को, रिवर को मतलब ले जाती है, कनेक्ट करती है। लेकिन आप देखोगे कि उतने वाइड लेवल पे नहीं, एक टूरिज्म के लिए, हल्का फुल्का टूरिज्म के लिए ये यूज होता है। वो भी आप पटना के अगर बिहार से बात करोगे तो कई जगह टूरिज्म के लिए ये होता है। लेकिन आप इमेजिन करो अगर इसको बेटर वाटरवेज में इसको कन्वर्ट किया जाए। गवर्नमेंट अभी कुछ कुछ इनिशिएटिव ले भी रही है, लेकिन वो उतनी इफेक्टिवली तरीके से नहीं ले पा रहे हैं वो लोग। इस चीज में हमें बेटर तरीके से काम करना होगा। और अगर हम लोग काम करें तो हम लोग एक वाटरवेज को बेटर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। एक ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट के ऑल्टरनेटिव के रूप में हम वाटरवेज को यूज कर सकते हैं बच्चों, जिसमें हम लोग अपने मतलब आप देखोगे कि जितने भी हमारे माल होते हैं, सामान होते हैं, गुड्स होते हैं, उनको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आपका आप देखोगे कि आप ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आप इसको बिल्ड कर सकते हो, आप इसको कैटर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग अभी काम कर सकते हैं इस पे। ये हमारा एक स्कोप के रूप में भी देखा जा सकता है बच्चों। समझ गए बात को? तो ये सारी आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में चीजें थी। तो आई होप कि आप लोग बच्चों ये नॉर्दर्न प्लेन को बहुत ही बारीक तरीके से समझ चुके होंगे, है ना? तो आइए अब हम लोग दूसरे चीज को स्टार्ट करते हैं, दूसरे पे जाते हैं। अगर मैं नॉर्दर्न प्लेन्स के डेफिनेशन की बात करूं, आप लोग इसके बारे में लिख लीजिए तो बेटर होगा, है ना? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से यही है बताना। तो बच्चों आप लोग याद कीजिए कि मैंने स्टार्टिंग से आपको क्या बताया था। मैंने स्टार्टिंग से बच्चों आपको क्या बताया था कि हम लोग इस क्लास को एकदम प्रॉपर ऑफलाइन क्लास की तरह तरीके से ही डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को प्रॉपर फील आए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में कोई अंतर नहीं है। जैसे ऑफलाइन क्लास में आप लोग पढ़ते हो, सर जो हैं, टीचर जो हैं, एजुकेटर जो हैं, वो आपको हर एक चीज़ के बारीकी से अवगत कराते हुए और हर एक पॉइंट को लिखवाते हैं, आप लोग कॉपी में लिखते जाते हो। उसी तरीके से मैं इस क्लास को बच्चों रखना चाहता हूँ, ठीक है? तो आइए नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आपके आपके पास एक मोटा मोटा जो है, अगर आपके पास मटेरियल है तो आप लोग इसको कहीं भी कोट कर सकते हो, लिख सकते हो।
ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने क्या लिखा, वास्ट फर्टाइल alluvial plains formed by the deposition of sediments brought down by the rivers originating from the Himalayas. They are highly suitable for the agriculture and densely populated. ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हो। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द डेजर्ट। डेजर्ट हमारा कहाँ है बच्चों? डेजर्ट हमारा ये राजस्थान वाले पार्ट में है बच्चों, ठीक है। ठीक, चलिए अब इसके बारे में लिखिए आप लोग। देखो बच्चों, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, दिख नहीं रही है अच्छे तरीके से, मैं बता देता हूँ। एन एरिड रीजन इन वेस्टर्न इंडिया, मेनली राजस्थान, characterized by low rainfall, comma, and sand dunes and extreme temperature and extreme temperature. It supports unique desert adapted. It supports unique desert adapted flora and fauna. Flora and fauna. ठीक है बच्चों।
अब देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या खास बात है। इसमें खास बात है कि ये सबसे पहले एरिड रीजन है, सैंड ड्यून्स इसमें है, लो रेनफॉल है, एक्सट्रीम आप देखोगे कि टेम्परेचर है, यूनिक डिजर्ट है, फ्लोरा एंड फौना है, और डेंसली पॉपुलेटेड है। लो डेंसली पॉपुलेटेड है, आप कह सकते हो डेंसली पॉपुलेटेड, और या फिर इस तरीके से कह सकते हो कि मतलब कल्चरल और ट्रेडिशनली काफी रिच है, फेमस है। तो चलिए अब इसके हम कहानी को समझते हैं बच्चों। ये आपका डेजर्ट वाला पार्ट है, डेजर्ट वाला टॉपिक है, कंसेप्ट है, जिसमें आप लोग डेजर्ट को देख रहे हो। डेजर्ट अब है कहाँ बच्चों? तो डेजर्ट है मेनली आपके राजस्थान में, है ना बच्चों। डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में। इंडिया में कहाँ है? राजस्थान में बच्चों। तो अब ये वेस्ट में है। अब आप ऑलमोस्ट, आप आज बच्चों मैप उठाइएगा, वर्ल्ड का मैप, और सभी वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट पाए जाते हैं वो आपके, आप लोग उसको मार्क कीजिएगा। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा डेजर्ट है बच्चों? सबसे बड़ा डेजर्ट आप लोग कमेंट करके बताइए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट आप लोग कमेंट डाउन करके बताइए। तो देखिए, अब इस डेजर्ट का फॉर्मेशन हम लोग समझते हैं। पहले ये डेजर्ट बना कैसे। तो आप मान लीजिए कि ये इंडिया में थार डेजर्ट है ना। मानना क्या है। और थार डेजर्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो आप इमेजिन कीजिए कि ये थार डेजर्ट है वेस्ट में, है ना। और मॉनसून आप लोग की कहाँ से चलती है? आप याद कीजिए। एक मॉनसून आपका साउथ वेस्ट मॉनसून होता है ना, जो इस तरीके से जाता है, ठीक है। और एक नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रेटिंग मानसून कहते हैं, इस तरीके से, है ना। तो अब देखिए, ये देखने वाली बात क्या है इसमें बच्चों। देखने वाली बात ये है इसमें कि आप देखोगे कि एक अरावली रेंजेस है। ये वेस्ट में राजस्थान में आप लोग देखोगे तो ये अरावली रेंजेस है ना। अरावली रेंजेस आप लोग को दिखाई दे रहा है? अगर मैं जूम कर दूं इसी को तो आप लोग को दिखाई देगा इसमें। देखिए, ये हो गया आपका अरावली रेंजेस बच्चों। तो अब आप याद कीजिए कि यहाँ से हम लोग के एक मॉनसून चलता है जिसको आप लोग साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, है ना। जो हमारा जून जुलाई से लेके, यार, जून जुलाई से लेके सितंबर तक बारिश होती है ना, साउथ वेस्ट मानसून। और नॉर्थ ईस्ट मानसून आप मेनली देखोगे कि लगभग लगभग ये इंडिया में फिर से लौटने का टाइम जो है, आप देखोगे कि ठंड के मौसम में एक बारिश हो जाती है। इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, या फिर रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। तो अब राजस्थान सॉरी, डेजर्ट आपका एक्चुअल में होता क्या है? डेजर्ट होता है एरिड रीजन। एरिड रीजन मतलब सूखा हुआ क्षेत्र, जहाँ पे बारिश ना के बराबर हो या बहुत ही कम हो, बहुत ही लिमिटेड हो, है ना बच्चों। तो अब बहुत ही लिमिटेड कैसे होगा? तो देखो, ये अरावली रेंजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इस राजस्थान को बनाने के लिए, इस सॉरी आपके डेजर्ट को बनाने के लिए, थार डेजर्ट को बनाने के लिए। तो जैसे साउथ वेस्ट मानसून जब जून जुलाई के महीने में चलती है तो ये बंगाल से होकर के ये फर्दर मूव करती है। और जब ये मूव करती है नदर्न साइड, तो ये सभी जगह बारिश करते जाती है ना। बारिश करते जाती है। जब ये इस, और बारिश कैसे करती है? हिमालयन रेंज से टकराती है और फिर बारिश करते जाती है।
लेकिन होता क्या है, ये इस जगह तो बारिश करती है, आपका समुद्र से बारिश हो जाता है, लेकिन अरावली रेंजेस को, अरावली जब ये थार डेजर्ट में एंटर करती है, जब ये वेस्टर्न वाले रीजन में, तो चूंकि कोई भी बारिश को करने के लिए आप देखोगे कि ओरोग्राफिक रेन होता है, तो ओरोग्राफिक रेन में आप देखोगे ये आपका माउंटेन है, तो इस तरीके से बारिश जो है यहाँ पे टकराती है और इससे, और इस तरीके से फिर वर्षा हो जाती है इस तरीके यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अरावली रेंजेस होने की वजह से बच्चों, ये वर्षा जो है, ये मानसून जो है, क्लाउड जो है, ये अरावली रेंजेस वर्टिकल है, अगर पैरेलल होता तो ये इससे टकराती और इधर वर्षा हो जाता, ओरोग्राफिक रेंज होता। लेकिन होता क्या है बच्चों, अरावली रेंजेस की वजह से ये मानसून के क्लाउड जो है, ये पैरेलली मूव कर जाते हैं और टकरा नहीं पाते, जिसकी वजह से ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो है लगभग लगभग सूखा रह जाता है, और यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में बारिश हो पाती है बच्चों। ठीक है, देश के वजह से आप लोग देखोगे, ये नॉर्दर्न साइड में आप लोग देखोगे बारिश तो हो जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून भी हो जाता है पूरे आपके तमिलनाडु और ये वाले पार्ट में, उड़ीसा वाले पार्ट में, इस तरीके से, और इधर से ही बारिश होता है ना, हिमालय से टकराने के बाद। लेकिन ये जो बारिश है बच्चों, ये जो अरावली रेंजेस है, इसकी वजह से जो है वेस्ट में आपका बारिश न के बराबर हो पाता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा सूखा क्षेत्र बच जाता है, जो हम लोग थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं बच्चों। ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि ये थार डेजर्ट का मैन्युफैक्चर, सॉरी, फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब और देखिए बच्चों, अब मैंने क्या क्या बताया, ये एरिड रीजन है, आप लोग समझ गए, लो रेनफॉल, काफी ज्यादा कम बारिश होता है, सैंड ड्यून्स, यानी सैंड ड्यून्स मतलब होते हैं टीले, टीला मतलब रेत का टीला, रेत का टीला, ठीक है, मतलब रेत का बहुत बहुत पहाड़ टाइप का बन जाता है, जिसको हम लोग सैंड ड्यून बोलते हैं। एक्सट्रीम यहाँ पर टेम्परेचर पाई जाती है, क्योंकि आप देखोगे कि धरती जो है, जब वहां पे सूरज की गर्मी पड़ेगी, तो लैंड जो है वो गर्म होगी दिन के टाइम में, और रात के टाइम में भी उससे जो है हीट जो है कैप्चर हो जाती है, तो रात के टाइम में भी लैंड का नेचर ऐसा होता है कि लगभग लगभग गर्म होती है, और बहुत मतलब स्लोली ठंडक वो रात के टाइम में लेती है, बहुत स्लोली जो है टेम्परेचर उसका डिक्रीज होता है। लेकिन आप लोग जब रेत की बात करोगे, सैंड की बात करोगे, तो सैंड का नेचर ये होता है कि वो काफी ज्यादा जल्दी गर्म होती है और काफी ज्यादा जल्दी ठंडी भी होती है। तो रात में आप लोग देखोगे कि वहां पे बहुत ही टेम्परेचर लो चला जाता है, और दिन के टाइम में टेम्परेचर काफी ज्यादा एक्सट्रीम चला जाता है, हाई चला जाता है। तो दिन के टाइम में काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और रात के टाइम में काफी ज्यादा ठंड होता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर बोलते हैं बच्चों। ये सैंड का नेचर होता है। आप लोग बालू को, आप लोग रेत को हाथ में ले करके देखो, तो वो अदर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मिट्टी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो ज्यादा गर्म लगेगी, लेकिन उसको रात में आप लोग खुला छोड़ दो तो वो फिर ठंडी हो जाती है, तो मिट्टी के कंपैरिजन में वो ज्यादा ठंडी भी लगेगी आपको। तो ये है आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर। इट सपोर्ट्स यूनिक डेजर्ट। आप देखोगे कि यहाँ पे यूनिक डेजर्ट है, अडेप्टेड फ्लोरा एंड फौना। यूनिक डेजर्ट, अडेप्टेड फ्लोरा एंड फौना क्या है बच्चों, ये समझिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप जब गए होगे आप राजस्थान में या फिर थार में, तो आप देखे होंगे ये एक पेड़ पाया जाता है बच्चों। इस पेड़ को बोलते हैं हम लोग कैक्टस। तो अब कैक्टस क्यों पाया जाता है, ये फ्लोरा के अंदर कैक्टस हो गया, और फौना में आप लोग देखोगे, फौना में आप लोग देखोगे तो हम लोग फौना में कैमल। फौना मतलब क्या, एनिमल से स्पीसीज से है, और फ्लोरा मतलब आपका प्लांट के स्पीसीज से है ना बच्चों, यानी वेजिटेशन के स्पीसीज से।
मतलब फ्लोरा मतलब फूल पत्ती पेड़ पौधे, और फौना मतलब जानवर का ये प्रजाति। तो आप देखोगे कि फ्लोरा के अंदर कैक्टस जो है वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में वहां पाई जाती है, और वहां पे ऊँट जो रहते हैं वो कैक्टस को ही खाते हैं और खा के वहां पे इजिली खा जाते हैं। अब कैक्टस में बच्चों आप बताओ कि क्या होता है, पत्ती होता है या फिर कांटा होता है? पत्ती होती है या फिर कांटा होती है? आप सोचो। तो सर कांटा होता है। अब कांटा होता है तो ये कांटा जो है, इसी को हम लोग यूनिक डेजर्ट अडेप्टेड फ्लोरा एंड फौना बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? तो आप सोचो कि राजस्थान में आखिर कांटे वाले पौधे पेड़ पौधे क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग देखो, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, एस्टोमाटा होता है पेड़ में पत्तियों के अंदर, पेड़ या पौधों में पत्तियों के अंदर स्टोमाटा होता है, जो आप देखोगे कि स्टोमाटा के जरिए पत्तियों से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उस पत्तियों के स्टोमाटा के माध्यम से इन्वायरमेंट में वो रिलीज हो जाता है ना। अब रिलीज हो जाता है एक्सेस वाटर, जिसके वजह से क्या होता है कि पत्तियों में देखोगे कि आप वाटर जो है वो निकल जाता है बाहर में, लेकिन निकल जाता है, एक्सेस रहता है, लेकिन अगर ये कैक्टस में पत्ती है ही नहीं तो वाटर तो निकल नहीं पाएगा। अब वाटर इसमें बचा है कितना कि वो निकलना चाहिए, बताइए आप लोग। तो इसलिए इस पेड़ में वाटर ना निकले और पर्याप्त मात्रा में मतलब जो भी आपका वाटर इसके अंदर बचा कुचा है तो वो इसके अंदर रहे, जिसकी वजह से ये अपना भरण पोषण कर पाए, अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाए और ये जीवित रह पाए। इस वजह से जो अमाउंट ऑफ वाटर है इसके अंदर कैप्चर रहे और ये निकले ना, जिसके कारण ही इसमें पत्तियों का जो संख्या है या फिर पत्ती का जो आप कह सकते हो कमी पाया जाता है इसमें, और पत्ती के जगह पे कांटा पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो कांटों में चूंकि स्टोमाटा होता नहीं है, जिसकी वजह से इसमें आप लोग देखोगे, एक सेकंड बच्चों, तो देखिए बच्चों, तो कैक्टस में पत्तियों की जगह कांटा पाया जाता है। क्यों कांटा पाया जाता है? क्योंकि वो स्टोमाटा के जरिए ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, एक्सेस वाटर इवेपोरेट करने के प्रोसेस को कम कर दे। तो कांटे में स्टोमाटा होगा नहीं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो नहीं पाएगा। जो जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस इसलिए होता है कि वो अपने प्लांट्स को कूल रख पाए, मतलब उसका टेम्परेचर नॉर्मल रख पाए। अब जैसे देखोगे कि हम लोग को भी गर्मी के टाइम में स्किन से पसीना निकलता है, वाटर के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पसीना निकलता है। तो क्यों निकलता है? पसीना इसलिए निकलता है कि ताकि बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर जो है, पसीना निकलने के साथ साथ हवा इस पर जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा ये हमारा स्किन, तो ये ठंडक महसूस करेगा और स्किन का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहेगा। उसी प्रकार से प्लांट्स में भी ये प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया कैक्टस में भी हो तो कैक्टस से पूरा जो है वाटर बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है पूरे डिजर्ट में, तो जो भी बचा कुचा पानी है तो इससे निकल जाएगा। इसके वजह से यहाँ पे इसमें इस पूरे एरिया में कैक्टस और जो है कांटे कटीला पौधा पेड़ पौधा पाया जाता है। तो एक प्रकृति का आप अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं। कैमल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कैमल का खासियत क्या होता है, ये अपने अंदर जो है पानी को समाहित करके काफी दिनों तक रख सकता है, 30-40 दिनों तक। एक इसके अंदर थैली होती है वाटर की, जो अपने जरूरत के हिसाब से वो निकाल करके इसको पी सकता है। तो कैमल जो है यहाँ पे बहुत बेटर तरीके से अडेप्ट कर लेता है।
और उसका मुंह का टेम्परेचर, माउथ का, गले का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो कांटे को भी आसानी से पिघला देता है। तो इसलिए आप देखोगे कि वो कैक्टस के पेड़ को भी आसानी से खा जाएगा और उसको कांटा चुभेगा नहीं। जैसे ही कांटा उसके मुंह के अंदर जाता है बच्चों, वो कांटा पिघल जाता है ना, लचीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो इजिली खा पाता है इसको। तो अब अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, अब अगर हम लोग इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो बताइए इम्पोर्टेंस में बच्चों क्या क्या आप लोग लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप लोग इसके इम्पोर्टेंस में लिख सकते हो कि ये मतलब एरिड रीजन है। एक सेकंड बच्चों, लैग हो रहा है थोड़ा। एरिड रीजन है, लो रेनफॉल है। एरिड रीजन, लो रेनफॉल। और फिर आप क्या कह सकते हो, लिख सकते हो सैंड ड्यून्स यहाँ पाए जाते हैं, है ना, रेत के टीले पाए जाते हैं। यूनिक फ्लोरा एंड फौना है। फ्लोरा एंड फौना का आपको एग्जांपल बोले तो आप लोग लिख लोगे ना, है ना। लाइफ टफ है यहाँ पे, क्योंकि लाइफ टफ क्यों होगी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से, एक्सट्रीम हीट की वजह से, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से लाइफ टफ होगी यहाँ पे। और आप लोग देखोगे कि ट्रेडिशनली इसका खासियत ये भी है, पता नहीं लैग हो रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये आपके इंपॉर्टेंस हो गए। पांचवा इंपॉर्टेंट आप लोग इसको लिख सकते हो इस तरीके से, कह सकते हो पांचवा इंपॉर्टेंट, ये ट्रेडिशनली और कल्चरली रिच एरिया है, रिच रीजन या फिर एरिया आप लोग कह सकते हो। अब ये लास्ट वाला पॉइंट क्यों सर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि राजस्थान में हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे राजाओं ने, जैसे राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, ये सभी हमारे राजा थे मेवाड़ के। तो ये सभी बहुत बड़े बड़े किले यहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े दुर्ग पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आप लोग महल देखोगे यहाँ पे पाए जाता है ना, बने हुए हैं। तो जो हिस्टोरिकली काफी ज्यादा रिच है, टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे काफी ज्यादा है। लोग पूरे विश्व से यहाँ पे भ्रमण करने आते हैं, घूमने आते हैं इंडिया के थर्ड रीजन में। यहाँ पे जो आप कल्चर कल्चर देखोगे तो यहाँ का पहनावा ओढ़ावा काफी ज्यादा रिच है, अलग ही तरीके का पहनावा ओढ़ावा है। औरतें जो है घूंघट में रहती हैं, और आप आदमियों को देखोगे बड़े बड़े पगड़ी जो है पूरे सर पे लपेटे हुए वहां पे लोग रहते हैं, पहनते हैं। फिर आप खान पान में देखोगे तो खान पान में लोग आप मतलब देखोगे कि वहाँ पे घी का सेवन ज्यादा करते हैं, घी काफी ज्यादा मात्रा में खाते हैं। वहाँ पे चूरमा रोटी, दाल चूरमा रोटी वहाँ पे खाया जाता है। वहाँ पे अगर किसी शादी समारोह में, किसी पार्टी फंक्शन में आपको खाना खिलाया जाएगा तो लोटा में लोग करके घी लाते हैं और आपको परोसते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे खान पान का भी काफी ज्यादा कल्चरली रिच है वो एरिया, है ना। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तो ट्रेडिशनली और कल्चरली काफी ज्यादा रिच है। तो ये हम लोग हर एक पॉइंट को, हर एक इम्पोर्टेंस को आई थिंक हम लोग समझ चुके हैं आज के क्लास में। आज के क्लास में हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, है ना, और आपका डेजर्ट के बारे में। तो ये दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब आगे हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे और आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू, आइलैंड, कोस्टल एरिया, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट क्या है, इन सभी चीज को हम लोग बच्चों कवर करेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग बच्चों यहीं पे समअप करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में पेंसिल्स बनाए रखने के लिए। और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आप लोग को पसंद आ रहा है, मैं हर एक पॉइंट्स को डीपली डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो आई थिंक
मेरे ख्याल से बोर्ड का लैग का इशू है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से अगली क्लास में ये ठीक हो जाएगा। तो जिस वजह से क्लास हम लोग जो ज़्यादा लंबा नहीं रख पाएंगे, हालांकि टाइम भी हो चुका है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग बेटर तरीके से प्रेजेंट होइएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास का गोल है, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर बच्चों के पास पहुंचाने का हमारा गोल है। पूरे एंगस्ट्रॉम टीम का ये गोल है ना। और पूरे एंगस्ट्रॉम टीम की तरफ से, पूरे एंगस्ट्रॉम क्लासेस की तरफ से, और स्पेशली मेरे साइड से आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप जो क्लास को आप लोग देख रहे हो, तो एक छोटा सा जो है आप लोग सपोर्ट के तौर पे इस क्लास को हमको सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट आपको कैसे करना है आपको पता हो, चूँकि आप लोग ऑनलाइन हो और ऑनलाइन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो, जानते हो, है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।